दोस्तों, हमारे चुनाव संपन्न हो चुके थे। तो हमारे चुनाव जब संपन्न हो गए तो क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन ने कहा कि तुम्हारे भाई चुनाव संपन्न हो चुके हैं और हम तो चलते हैं। तो जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार लिया कि ठीक है, हम अपना संविधान स्वयं निर्मित करेंगे। लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, 73 सदस्यीय मुस्लिम लीग थी, उसने स्पष्ट तौर पे मना कर दिया कि हम यह प्रस्ताव नहीं मानेंगे। तो उन्होंने मना क्यों किया, आपको बता देता हूं कि हमारे आम चुनाव कब संपन्न हो गए थे। ये जो आपको दिखाई दे रही है डेट, 6 दिसंबर 1946। इसमें हमारी संविधान सभा गठित हो चुकी थी, हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, और जो अन्य लोग थे उनके द्वारा गठित की चुकी थी। लेकिन इस समिति में किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। अब दोस्तों देखिए, मुस्लिम लीग ने किस कारण से मना कर दिया कि हमारे जो 296 चुन करके आए थे, उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था। मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व 73 सीटें थीं, करीब करीब 1/4 से भी कम थी, 25% से भी कम थी। तो मुस्लिम लीग को लीड करने वाले जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। कौन थे? मोहम्मद जिन्ना साहब थे। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने यह अनुमान लगाया कि हमारी सीटें बहुत कम हैं, यानी कि ये जो बाकी के लोग हैं, बाकी के सदस्य हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हम जो चाहेंगे वो नहीं कर सकते हैं। और उनके मन में शंका बैठ गई कि हमारा शोषण करेंगे। इस शंका को और ज़्यादा मजबूत अंग्रेजों ने कर दिया कि हो सकता है यह अपने आप को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। तो साहब अली जिन्ना साहब ने कह दिया कि साहब हम नहीं इस सभा में सम्मिलित होंगे, हम तो अपना एक अलग देश बनाएंगे। तो देखिए, अलग देश की मांग जिन्ना के द्वारा निर्धारित हो गई। जिन्ना के द्वारा यह कहा गया कि हम एक अलग देश का निर्माण करेंगे। तो साहब उस समय जिन्ना साहब ने कहा कि हम अपना संविधान अलग बनाएंगे, हमें अपना अलग देश चाहिए। पाकिस्तान की उन्होंने मांग कर डाली। तो सबसे पहले पाकिस्तान की मांग करने वाला कौन था? एक थे साहब चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली साहब थे। इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग पहले किया था। किसका? पाकिस्तान का। ये पाकिस्तान हमें अलग चाहिए, ये रहमत अली साहब थे। और जो जिन्ना साहब थे, जो मुस्लिम लीग को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया हमें तो पाकिस्तान दे दीजिए, अन्यथा हम विद्रोह कर देंगे। और उन्होंने विद्रोह की कौन सी तारीख नियत रख दी? 16 अगस्त नियत कर दी 1940। 16 अगस्त 1940 को उन्होंने कह दिया कि हमें या तो हमारा अलग संविधान निर्माण करने के लिए दे दीजिए, अन्यथा हम यहाँ पर क्या कर देंगे? सीधी कार्रवाई करेंगे। क्या करेंगे? सीधी कार्रवाई करेंगे और अपना देश अलग कर लेंगे, अपना संविधान हम अलग बना लेंगे। अब देखिए, सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम थे वो उस समय कहाँ पर थे? कोलकाता में थे। कहाँ पर थे? कोलकाता में। और कोलकाता में जो मुख्यमंत्री थे वो सोहरावर्दी थे। कौन थे? सोहरावर्दी साहब थे। सोहरावर्दी साहब कोलकाता के मुख्यमंत्री थे और कोलकाता में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी। और अली साहब ने, यानी कि जिन्ना साहब ने 16 अगस्त 1946 को यह निर्धारित कर रखा था कि हम यहां पर क्या करेंगे? सीधा कार्रवाई, यानी डायरेक्ट एक्शन डे बनाएंगे हम यहां पर, और हम अपने पाकिस्तान को अलग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस चीज का डर था वही चीज होने वाली है। हमारे
भारतीय इतिहास में जिसका डर था वही होने वाली है, यानी कि सांप्रदायिक दंगे भड़कने वाले हैं। तो देखिए इन्होंने 16 अगस्त को ये जो सोहरावर्दी साहब थे, इन्होंने कलकत्ता में क्या कर दिया, छुट्टी कर दी उस दिन की। कौन से दिन की? 16 अगस्त की छुट्टी कर दी, क्योंकि उन्हें पहले से ही नियत कर रखा था कि हम यहाँ पर सीधी कार्रवाई करेंगे सैनिकों के माध्यम से। तो उन्होंने छुट्टी घोषित कर दी कलकत्ता में, छुट्टी है साहब, अपने अपने घर पे रहिए। तो यहाँ कलकत्ता में देखिए मुस्लिमों ने क्या किया, हिंदुओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिए। 16-17 अगस्त को उन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार किए और करीब करीब कितने लोग मारे गए? 4000 लोग मारे गए हिंदू। अब जब ये आंदोलन आगे बढ़ा तो 1 सितंबर को यह कहां पहुंच गया? मुंबई पहुंच गया। मुंबई में सांप्रदायिक दंगे भड़के। मुंबई से यह धीरे धीरे जाकर के कहां पर पहुंचा? बंगाल में पहुंचा, नोआखाली में पहुंच गया। ये नोआखाली से होते हुए ये बिहार में आया, बिहार से संयुक्त प्रांत में पहुंच गया। धीरे धीरे ये दंगे भड़कते गए। तो देखिए कलकत्ता में जो विद्रोह हुआ था वह बंगाल के नोआखाली में हमारे हिंदुओं द्वारा ढेर सारे मुस्लिमों को मार दिया गया। हमारे ढेर सारे मुस्लिम लोग मारे गए। एक उस समय के इतिहासकारों ने बताया कि उस समय करीब करीब 1,80,000 लोग मारे गए थे। कितने? 1,80,000, जिसमें से लगभग 60,000 मुस्लिम थे और 1,20,000 हिंदू लोग थे। करीब करीब 60 लाख मुस्लिम बेघर हो गए, 45 लाख हिंदू सिख बेघर हो गए। तो जिसका डर था वही हो गया। अब देखिए जब हमने जिस चीज का डर था वही हुआ। पाकिस्तान अलग होना चाहता था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग हो गई। अब देखिए दोस्तों हमारी संविधान सभा का गठन कब कर लिया गया? संविधान सभा का गठन कब कर लिया गया? 6 दिसंबर 1946 को हमने अपनी संविधान सभा गठित कर ली। इसमें क्या हुआ कि हमारे जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके सदस्य थे 208, कुछ छोटी छोटी दल भी आ गए, निर्दलीय भी आ गए, और धीरे धीरे क्या हो गया, अन्य लोग भी आ गए। तो हमारे पास जो लोग रह गए थे वो 299 रह गए थे। किसके बाद? पाकिस्तान अलग होने के बाद हमारे पास कितने लोग रह गए थे? 299 लोग रह गए थे। तो देखिए दोस्तों 299 लोगों ने मिलकर के संविधान सभा का निर्माण किया। संविधान सभा का जब निर्माण हुआ उस समय तिथि क्या थी, डेट क्या थी? 6 दिसंबर 1942 को। अब देखिए हमारी संविधान सभा बनकर के तैयार हो गई, तो संविधान की बैठकें भी होनी चाहिए, संविधान पर कार्रवाई भी होनी चाहिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारी जो पहली बैठक हुई, कौन सी पहली बैठक? अब देखिए संविधान सभा का निर्माण हो गया, यहां पर पहली बैठक हो जाती है। पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कब होती है दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के गठन होने के लगभग 3 दिन बाद 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। अब पहली बैठक में जैसा आपको पता है, यानी कि किसी बैठक को संचालित करने के लिए एक अध्यक्ष की जरूरत होती है, एक उपाध्यक्ष की जरूरत होती है। एक व्यक्ति खड़ा होकर के बताएगा कि आज का अध्यक्ष कौन है। तो ऐसे पहले भी हुआ था हमारी संविधान सभा में। हमारी संविधान सभा में पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे, दोस्तों वो कौन बनाए गए थे? हमारी ये परंपरा रही थी शायद उस समय कि सबसे जो सीनियर व्यक्ति होगा, सीनियर सिटीजन होगा, उसे हम अपने यहाँ सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, सम्मान देते हैं। तो हमारी संविधान सभा ने भी इस चीज़ को समझा और सोचा, इसलिए सबसे पहले हमारे जो बी.एन. राव साहब थे, कौन थे? बी.एन. राव साहब। उन्होंने क्या किया कि एक अनुमोदन किया, बी.एन. राव साहब नहीं थे,
आपको बता देता हूं, हमारे जो थे वो थे जेबी कृपलानी साहब। कौन थे? जेबी कृपलानी साहब, व्यक्ति थे जेबी कृपलानी साहब। यह अच्छे व्यक्ति थे और इन्होंने खड़े होकर के बताया कि आज का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब होंगे। सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। इन्होंने खड़े होकर के कहा और पहली बार अगर संविधान सभा को संबोधित करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? यही थे। जेबी कृपलानी साहब ने कहा था कि हमारी संविधान सभा बनकर के तैयार हो गई है और हमें एक अध्यक्ष की जरूरत है। उस अध्यक्ष पर हम किसको बिठाते हैं? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब उपयुक्त रहेंगे। और डॉक्टर सच्चिदानंद साहब ने सबसे सीनियर होने के नाते इस अध्यक्ष पद को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, हमारी पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे। अब देखिए, इनका जो अनुमोदन किया था, इनके नाम की जो घोषणा की थी वो किसने की थी? जेबी कृपलानी साहब ने। अब 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को कब हमारी दूसरी बैठक होती है? कौन सी बैठक होती है दोस्तों? दूसरी बैठक। दूसरी बैठक कब होती है? एक दिन बाद, यानी कि 10 दिसंबर छोड़ करके कब होती है? 11 दिसंबर 1940 को। तो इसमें जो अध्यक्ष बनाए गए, अब देखिए, संविधान सभा का अध्यक्ष हर बार थोड़ी बदलता रहेगा, नहीं बदलना चाहिए ना। लेकिन क्या हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा साहब सबसे वृद्ध आदमी थे। तो वृद्ध तो आपको पता ही है, कब चले जाएं कोई पता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं बीमार रहता हूं, मैं सभी कार्यवाहियों में भाग नहीं ले सकता, इसलिए इस भार को मुझसे उतार लिया जाए। मानी ठीक है साहब, जो तुम कह रहे हो सत्य हम मान लेते हैं। तो हमारे जो जेबी कृपलानी साहब थे, ये व्यक्ति, इन्होंने क्या किया? इन्होंने अध्यक्ष पद के लिए एक व्यक्ति का अनुमोदन किया। क्या किया? अनुमोदन किया। अध्यक्ष के लिए किसको अनुमोदित किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अनुमोदन किया। किसका अनुमोदन किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसने? जेबी कृपलानी साहब ने। और इनके पक्ष में कौन गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब गए कि हाँ ठीक है साहब, राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाए। और पूरी संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही अध्यक्ष पद के रूप में बिठा लिया गया। अब देखिए, यहां पर एक उपाध्यक्ष की भी जरूरत होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अध्यक्ष को कोई काम आ जाए तो उसकी अनुपस्थिति में, या बीमार पड़ जाए या और कुछ हो जाए, तो उसकी अनुपस्थिति में उसके कार्य का संचालन करने के लिए एक व्यक्ति भी हमारे पास होना चाहिए। तो एक उपाध्यक्ष भी होना चाहिए। उपाध्यक्ष कौन थे? H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। और एक थे T.T. कृष्णामाचारी। T.T. कृष्णामाचारी भी एक यानी कि उपाध्यक्ष थे। अब देखिए दोस्तों, दूसरी बैठक में किसे अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को। अब हमारी तीसरी बैठक होती है दोस्तों। कौन सी बैठक होती है? तीसरी बैठक। तीसरी बैठक कब होती है दोस्तों? तीसरी बैठक होती है हमारी 11 दिसंबर का, एक दिन छोड़ दीजिए, 12 दिसंबर छोड़ दीजिए, तो कब होती है? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1940 को तीसरी बैठक होती है। अब देखिए, अब कहोगे कि इसका अध्यक्ष बार बार अध्यक्ष थोड़ी बदला जाएगा, एक बार अध्यक्ष बन गया, पूरी कार्रवाई के लिए एक ही अध्यक्ष होता रहना चाहिए। स्वास्थ्य कारणों के कारण सच्चिदानंद सिन्हा ने अपना त्यागपत्र दे दिया था और दूसरी बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और सभी कार्रवाइयों में यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ही अध्यक्ष रहेंगे। तीसरी बैठक हुई साहब। तीसरी बैठक का महत्व क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। हमारी जो तीसरी बैठक हुई, इसका महत्व यह था कि हमारे एक व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू साहब। कौन व्यक्ति थे? जवाहरलाल नेहरू साहब।
इन्होंने क्या किया, ये उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए 13 दिसंबर 1940 को। क्या लेकर के आए? उद्देश्य प्रस्ताव। अब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में सोच रहे होंगे कि ये प्रस्ताव कैसा होता है, क्या होता है उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव वो प्रस्ताव होता है जिसमें संविधान निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई जाती हैं कि हमारा संविधान में किस तरह से गठन होना चाहिए, किस प्रकार शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, हमारा देश कैसे चलेगा, कैसे नियम के अनुसार क्या नियम बनेंगे। तो ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में होना चाहिए। क्या उद्देश्य होंगे, कैसी कैसी व्यवस्था होगी, तो वो सब उद्देश्य प्रस्ताव में आते हैं। तो देखिए 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए कौन? JL नेहरू साहब। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव इतना छोटा नहीं था, इसमें अब संपूर्ण संविधान की रूपरेखा तैयार करके बताई गई थी इसमें कि ये हमारा उद्देश्य प्रस्ताव होगा, हमारे उद्देश्य ये होंगे संविधान निर्माण बनाने के लिए। तो देखिए इस पर करीब करीब कितने दिन? 5 दिन चर्चा हुई। कितने दिन चर्चा हुई? 8 दिन। 8 दिन चर्चा होती रही उद्देश्य प्रस्ताव पर कि उद्देश्य में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तब लास्ट में जाकर के कब? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव क्या हो गया? पारित। क्या हो गया दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके किसका नाम दिया? प्रस्तावना का नाम दिया। किसने? उद्देश्य प्रस्ताव ने प्रस्तावना का नाम दिया। अब देखिए जब हमारी प्रस्तावना बनकर के तैयार हो गई तब हमने क्या किया कि हमारी प्रस्तावना बनकर के तैयार हो गई 22 जनवरी 1947 को। देखिए दोस्तों, जब हमारा जो प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव था, वो पारित हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हो गया तो हमारी संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियां बनाने के लिए सोचा, कुछ समितियां बनाई। संविधान सभा के लिए बहुत सारी समितियां बनी थी दोस्तों, कई सारी उप समितियां बनी थी। उनमें से नाम लेना और उनको याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण समितियां हम यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो समिति बनी थी वो समिति बनी थी हमारी, कौन सी समिति बनी थी दोस्तों? प्रारूप समिति। कौन सी समिति बनी? प्रारूप समिति। इस समिति का कार्य था संविधान का प्रारूप तैयार करना। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब थे। दूसरी हमारी जो समिति थी वो समिति थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। इसके दोस्तों जो अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। कौन थे साहब? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। अब संघ शक्ति के बाद हमारे पास जो थी वो संघीय संविधान समिति थी। कौन सी थी? संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति। उसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? उसके अध्यक्ष भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। हमारी जो तीसरी समिति थी वो समिति थी राज्यों के लिए समिति। कौन सी थी? संघीय समिति और राज्यों के लिए समिति। यानी कि हमारा जो भारत देश है, भारत जो संघ है वो क्या है? हमारा जो संघ है, संघ राज्यों का संघ है, तो इसलिए राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति भी कौन अध्यक्ष थे इनके? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे। हमारी आगे की जो समिति थी वो समिति थी संचालन समिति। कौन सी समिति थी दोस्तों?
संचालन समिति। संचालन समिति, संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद कौन है जानते हो? हमारे पहले मनोनीत राष्ट्रपति और पहले निर्वाचित राष्ट्रपति भी यही थे। संचालन समिति के बाद हमारी जो समिति आती है वो समिति आती है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, तदर्थ समिति, तदर्थ समिति। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इस समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक समिति थी दोस्तों कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति। एक कार्य संचालन समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। कौन थे? डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, कहें तो KM मुंशी। अब दोस्तों देखिए ढेर सारी समिति थी, यूं तो याद रखना हमारे लिए बहुत अच्छी है। कई समितियां उनको बता देंगे, कई उप समितियां भी हैं उनको बता देंगे। हमारे पास आपको एक समिति दिखाई दे रही होगी प्रारूप समिति। संविधान निर्माण में सबसे ज्यादा इसी समिति का योगदान था। हालांकि सभी समितियों का योगदान अपनी जगह पर अलग अलग है, सभी का योगदान अपने लिए अलग है, अपने लिए अनोखा है, लेकिन जो प्रारूप समिति थी सबसे ज़्यादा इसी समिति ने कार्य किया और इसी समिति ने हमें बताया। तो देखिए हम इस प्रारूप समिति के बारे में आपको बताएंगे, इसका गठन कब हुआ। इसका अध्यक्ष तो आप जान चुके ही हैं, BR अम्बेडकर साहब थे। तो इसने कैसे काम किया, इसमें कौन कौन सदस्य थे। तो देखिए ऐसे तो समितियां सदस्यों से मिलकर के ही बनी होती है, एक अध्यक्ष होता है और उसमें कई सारे सदस्य होते हैं, लेकिन हम प्रारूप समिति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1948 को, सॉरी 47 को पहली हमारी समिति थी ये प्रारूप समिति। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को। अब इसमें जो सदस्य थे, कभी कभी इसके सदस्यों के बारे में भी पूछ लेता है। तो देखिए एक थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। हमारे जो दूसरे सदस्य थे वो थे अल्लादी कृष्णस्वामी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। कौन थे? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। हमारे जो तीसरे सदस्य थे वो हमारे थे KM मुंशी, KM मुंशी। हमारे जो आगे के सदस्य हैं वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब। कौन थे साहब? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब कौन थे दोस्तों? सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब। आगे के जो सदस्य थे वो थे एन माधवराव, एन माधवराव। और आगे के जो थे साहब वो थे TT कृष्णामाचारी। कौन थे? TT कृष्णामाचारी। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो यह समिति कितने सदस्यीय समिति थी? 7 सदस्यीय समिति थी साहब। इनके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर,
अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। देखिए एन माधवराव जो थे वो किसकी जगह आए थे? एन माधवराव बीएल मित्र की जगह आए थे। किसकी जगह आए थे? बीएल मित्र की साहब। इन्होंने स्वास्थ्य कारण से त्याग पत्र दे दिया था। और जो हमारे टीटी कृष्णामाचारी साहब थे वो किसकी जगह आए थे साहब? डीपी खेतान साहब की जगह। किसकी जगह आए थे? डीपी खेतान साहब की जगह। क्यों आए थे? क्योंकि डीपी खेतान साहब की मृत्यु हो गई थी, इसलिए प्रारूप समिति में डीपी खेतान साहब की जगह टीटी कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। अब देखिए दोस्तों, हमारी प्रारूप समिति जब बनकर के तैयार हो गई, प्रारूप समिति ने हमारे संविधान सभा की प्रारूप रेखा तैयार कर दी थी। हमारे संविधान सभा की क्या, हमारे संविधान की क्या कर दी थी? प्रारूप बनकर के तैयार कर दिया था। तो हमारा जो प्रारूप बनकर के तैयार हुआ था उसमें कितने दिन लगे थे पता है? प्रारूप बनकर के तैयार हुआ था उसमें दिन लगे थे 114 दिन लगे थे शायद, सॉरी 180 दिन के करीब समय लगे थे, यानी कि दिन लगे थे 6 माह के करीब। कितने? 6 माह। जब ये प्रारूप समिति अपना कार्य करती थी तो बैठकें भी करती थी। क्या करती थी? बैठक करती थी। तो जो बैठक हुई इसमें कितनी हुई थी? 141। संविधान निर्माण में कितनी बैठक हुई थी? 141 बैठक हुई थी। कितने समय में? 6 माह में बैठक हुई थी। अब देखिए, जब हमारी ये संविधान की प्रारूप समिति बनकर के तैयार हो गई, 6 माह में इसने अपना कार्य कर लिया। देखिए हमारा संविधान कितना बड़ा है, कितना बृहद संविधान है, वो कम से कम समय में हमारी प्रारूप समिति ने बना करके तैयार कर दिया था। ये सभी जो आपको ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं अपने आप में अपने क्षेत्र के महारथी थे और 141 बैठकें हुई थी। अब देखिए, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया तो जायज़ सी बात है, हमारे जो भीमराव अम्बेडकर साहब थे बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि हमारा जो संविधान हमने बना करके तैयार किया है वो हमारी जनता को अच्छा लगेगा या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी समितियां हैं उन सबको एक साथ बिठाया जाए, भारत की जनता को भी वहां उपस्थित किया जाए और हमारी जो प्रेस है, मीडिया है, उसको भी वहां बुलाया जाए, जिससे सभी लोगों की राय ली जाए। हमारे द्वारा जो संविधान बनाया है उसमें कोई खामी तो नहीं है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो दोस्तों, हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने क्या किया? हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने हमारी जनता को आज़ादी दी कि आप हमारे संविधान में भाग ले सकते हैं, आइए आप इसको देख सकते हैं। तो वहाँ पर जनता के लिए हमारे संविधान को खोल दिया जाता है और संविधान जनता के सामने पढ़ करके सुनाया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वाचन कहते हैं। संविधान का वाचन, संविधान को बाँच करके बताया गया था आम जनता के सामने और हमारे संविधान सभा के लोगों के सामने। तो हमारे कितने वाचन होते हैं दोस्तों? 3 वाचन होते हैं। कितने वाचन होते हैं? 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। देखिए हमारे अलग अलग समय पर ये वाचन होते हैं। हमारा जो पहला वाचन होता है वो प्रथम वाचन होता है 4 नवंबर कब होता है? 4 नवंबर 1948 से, 4 नवंबर 1948 से होता है और ये कब तक चलता है? 9 नवंबर तक चलता है। कब तक चलता है? 9 नवंबर 1948 तक चलता है। कितने दिन? 5 दिन। 5 दिन इस पर क्या होती है? आम चर्चा होती है। किस पर? हमारे संविधान पर 5 दिन आम चर्चा होती है। पहला जो वाचन हुआ 4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक, टोटल 5 दिन इसका वाचन हुआ था और 5 दिन आम चर्चा हुई थी। जो दूसरा वाचन होता है वो दोस्तों देखिए हमारा वाचन होता है
9 नवंबर के बाद 14 नवंबर 1948 से 14 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक होता है। कितने तक होता है? 1949 तक होता है। देखिए 14 अक्टूबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक यहां पर हमारा जो वाचन होता है, इसमें हमारी आम जनता से सुझाव लिए जाते हैं और जो सुझाव लिए जाते हैं वो लगभग कई सुझाव आते हैं, कई संशोधन आते हैं। उनमें से करीब 2700 संशोधनों को उन पर चर्चा होती है और यह लागू कर दिया जाता है और यह संशोधन उसमें समाहित कर दिए जाते हैं। जो तृतीय वाचन होता है हमारा, तृतीय वाचन हमारी संविधान सभा के द्वारा 14 नवंबर 1949 से लेकर के हमारा जो तृतीय वाचन है 14 नवंबर 1949 से कब तक चलता है? 26 नवंबर 1949 तक चलता है। कब तक चलता है? 26 नवंबर 1949 तक चलता है तृतीय वाचन और यह हमारा संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। अब देखिए तृतीय जो वाचन होता है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है अपने आप में। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक इसका वाचन होता है तृतीय वाचन का। अब देखिए आपको ये जो 26 नवंबर दिखाई दे रहा है इसका अपने आप में एक महत्व है। 26 नवंबर 1949 आपको ये दिखाई दे रहा है। 26 नवंबर 1949 को देखिए क्या होता है, हमारा संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। कहने का मतलब है इस दिन हमारा संविधान कंप्लीट हो गया। तो इस दिवस को हमने कौन सा दिवस कह दिया? विधि दिवस के नाम से जाना। हमने इसको किस नाम से जाना? विधि दिवस के नाम से जाना। इसको हमने क्या कह दिया? विधि दिवस है साहब ये तो हमारा। उसी दिन से हम विधि दिवस के रूप में किसे मनाते हैं? 26 जनवरी 1949 को। 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ? हमारे लोगों ने, हमारी संविधान सभा के लोगों ने हस्ताक्षर किए। हमारे संविधान सभा के लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। उन सबने हस्ताक्षर किए थे। उपस्थित थे 284 सदस्य। उन सबने क्या किए? हस्ताक्षर किए थे। तो देखिए जब 284 हस्ताक्षर हुए तो पहला जो हस्ताक्षर हुआ, पहला जो हस्ताक्षर हुआ वो किसका था? वो था, पहला जो हस्ताक्षर था हमारा किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का था। पहला हस्ताक्षर किसका हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। और जो अंतिम हस्ताक्षर था अंतिम हस्ताक्षर किसने किए? तो किसी भी समिति का जो सदस्य होता है लास्ट में उस समिति के सारे नियमों को देख करके, कानूनों को देख करके लास्ट में हस्ताक्षर करता है। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंतिम जो हस्ताक्षर हुए वो किसके हुए थे? भीमराव अंबेडकर साहब के हुए थे। किसके हुए? भीमराव अंबेडकर साहब के हुए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कुछ लोग राजस्थान की रीट की तैयारी भी कर रहे होंगे तो वो कहेंगे कि राजस्थान से किसने हस्ताक्षर किए थे? तो राजस्थान से किसने हस्ताक्षर किए दोस्तों? राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाला कौन था? राजस्थान से हस्ताक्षर, हालांकि 12 सदस्य गए तो 12 सदस्यों ने ही किया होगा, लेकिन पहले हस्ताक्षर किसने किए थे? तो पहले जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे बलवंत सिंह ने। किसने किए थे?
बलवंत सिंह ने। और बलवंत सिंह कहाँ के थे? उदयपुर के प्रतिनिधि थे, मनोनीत होकर के आए थे, उदयपुर के प्रतिनिधि थे। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को हमने विधि दिवस मनाया। इस पर 84 सदस्यों ने साइन किए। पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, अंतिम हस्ताक्षर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया था। और राजस्थान से जो पहले हस्ताक्षर करने वाले थे वो उदयपुर से थे, बलवंत सिंह थे जो उदयपुर से थे। आगे देखिए मैं आपको बताऊंगा, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना की तारीख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना की तारीख, क्योंकि प्रस्तावना इसी दिन पारित हुई थी। तो दोस्तों देखिए, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कह देते हैं, क्योंकि अधिकतर हमारा संविधान इस दिन लागू हो गया था करीब करीब। तो कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो हमारे 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। कितने अनुच्छेद दोस्तों? 15 अनुच्छेद लागू हुए थे। और कुल कितने हुए? तो कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे, क्योंकि इन 15 अनुच्छेदों को लागू करवाने के लिए भी एक अनुच्छेद था जिसमें कहा गया था कि ये 15 अनुच्छेद इस समय लागू होते हैं। क्या कहा गया दोस्तों? कि ये 15 कौन कौन से थे? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 360, 367, 366, है ना, 380, 388, 391, 392, 393 और 394 भी में ये कहा गया। किसमें? कुल 16 अनुच्छेद थे, यानी कि 15 प्लस एक अनुच्छेद में जिनको समाहित किया गया था। 15 को क्या किया गया था? एक अनुच्छेद में समाहित किया गया था। तो वो अनुच्छेद कौन से थे? देखिए 394 अनुच्छेद में ये कहा गया, 394 अनुच्छेद में ये कहा गया कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये किससे संबंधित हैं दोस्तों? ये हमारी नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 389। कितना दोस्तों? अनुच्छेद 389। आगे देखिए, अनुच्छेद 389 से आगे अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388 लागू किया गया, अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392, अनुच्छेद 393। तो देखिए गिनिए कितने अनुच्छेद हो गए? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। तो दोस्तों कितने अनुच्छेद हो गए? ये 15 अनुच्छेद हो गए। 15 अनुच्छेद। 394 अनुच्छेद में ये कहा गया कि यह फिलहाल में अनुच्छेद लागू किए जाते हैं। अनुच्छेद 94 के तहत 5 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू किए जाते हैं। तो इस दिन हमारा अनुच्छेद क्या हो गया? लागू हो गया। अब देखिए आगे एक और डेट हमारी आगे आती है। एक और डेट कौन सी आती है? हमारी 24 जनवरी आती है। कौन सी आती है दोस्तों? 24 जनवरी आती है। 26 नवंबर का हो ही गया। अब आपके पास 24 जनवरी 1950 आती है। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था हमारी संविधान सभा के द्वारा? तो देखिए 24 जनवरी 1950 को हमारा जो राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, यह क्या किए गए थे? समाहित किए गए थे। किसमें? 24 जनवरी 1950 में। कब? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 में क्या हुआ दोस्तों कि ये जो संविधान था क्या हुआ? पूरे देश में लागू हो गया। 24 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हो गया। इसी समय हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय या ऐसे कह दो राष्ट्रगान,
इसी दिन हमारी संविधान सभा ने क्या किए थे? स्वीकार किए थे। क्या किए थे? स्वीकार किए थे। तो आगे दोस्तों देखिए 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ? सॉरी, ये पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया था। 24 जनवरी को ही क्या हुआ? हमारे जितने भी सदस्य थे, संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, सबने क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। कब? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को ही अंतिम बैठक हुई। 24 जनवरी को क्या हुई थी? अंतिम बैठक। और 24 जनवरी को ही अंतिम अधिवेशन हुआ था। कब? 24 जनवरी को ही। और 24 जनवरी को ही सभी सदस्य आखिरी बार मिले थे। सभी सदस्य आखिरी बार मिले। अब देखिए हमारी जो अंतिम बैठक थी वो कौन सी बैठक थी? 166वीं बैठक थी। और जो अधिवेशन था वो कौन सा था? 12वां अधिवेशन था। तो हमारे संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई? 186 बैठकें हुई। 141 बैठकें प्रारूप समिति में हुई थी। तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन भी 24 जनवरी 1950 को हुआ। सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। कितने? 299 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। देखिए अब आगे हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ दोस्तों? देखिए 26 जनवरी 1950 इस तिथि को हम सभी, हर एक भारतीय इसे जानता है। यह किसके रूप में जानी जाती है? यह गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। किसके रूप में मनाई जाती है? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। 24 जनवरी को ही हमने सारी सभाएं बैठक हो गई, सभी अधिवेशन हो गए। तो ये 26 जनवरी को हमने क्यों चुना कि हमारा पूरा संविधान इसी दिन लागू होगा? तो दोस्तों इसकी बहुत बड़ी कहानी है। गांधी जी ने 26 जनवरी को ही क्या कहा था? स्वतंत्रता दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन स्वतंत्रता हमें कब मिल गई थी? 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी। तो उस समय तो ये नहीं हो पाया। तो क्या किया? इस 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए हमारी संविधान सभा के लोगों ने, हमारी संविधान निर्मात्री सभा ने क्या किया कि हमारा जो संविधान लागू होगा वो कब लागू होगा? 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। इसको हम क्या कहेंगे? गणतंत्र दिवस के रूप में कहेंगे। और ये क्या हुआ? पूरे देश में लागू हो गया। कौन सा? हमारा संपूर्ण संविधान पूरे देश में लागू हो गया। अब हमारा संपूर्ण संविधान लागू हो गया तो जो समय लगा था, हमारा संविधान बनाने में जो समय लगा था वो लगे थे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब आप कह रहे होंगे कब से लेकर के कब तक? तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1948 से 9 दिसंबर 1948 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक हमारा जो खर्च आया था अनुमानित खर्च कितना था? करीब 64 लाख रुपए था। कितना था? 64 लाख रुपए। अगर फिक्स वैल्यू निकाली जाए तो कितना था?
63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। कितने खर्च हुए थे? 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। अब दोस्तों हमारा जब संविधान बनाया गया तो उसमें कुछ भाग भी बनाए गए थे। जो भाग बनाए गए थे वो कितने थे दोस्तों? 22 भाग थे। संविधान में कुछ अनुसूचियां भी बनाई गई। क्या बनाई गई दोस्तों? अनुसूची भी थी। तो कितनी अनुसूची थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां। संविधान में अनुच्छेद भी बनाए गए थे। वो अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। अब दोस्तों आपको पता चला होगा कि 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस मनाया। यह पूरे देश में लागू हुआ। इस पे समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और जो संविधान का खर्च आया, संविधान बनाने में जो खर्च आया वो करीब करीब 64 लाख यानी कि 63,96,729 रुपए थे। हमारे संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारा जो संविधान था किस भाषा में लिखा गया था? हमारे संविधान की मूल भाषा क्या थी? तो हमारे संविधान की मूल भाषा क्या थी दोस्तों? अंग्रेजी थी। क्या थी? अंग्रेजी। बाद में हिंदी में अनुवाद किया था। और इसको जो लिखने वाले थे, लिखा किसने था दोस्तों? यानी कि संविधान तो बनाया था ढेर सारी। अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब भी थे और कई लोग थे हमारी संविधान निर्मात्री सभा में। तो उन्होंने कहा कि उस समय लिखने के लिए टाइपराइटर वगैरह बहुत कम थे, यानी कि लिखने वाली मशीनें बहुत कम थी। तो हमारा जो संविधान हाथों के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? हाथ के द्वारा। जो लिखाया गया था वो किसके द्वारा लिखाया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अब दोस्तों लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने किया था। और हमारे संविधान के ऐसे पेज थे, इस तरीके से पेज होते हैं ना, उन पे यहाँ पर कलाकारी फूल पत्ती बनाने के लिए, यानी कि जिसको हम कैलीग्राफी कहते हैं, यहाँ पर फूल पत्ती सजावट के लिए, उस सजावट का जो काम किया था दोस्तों, किसने काम किया था? नंदलाल बोस ने। किसने काम किया? नंदलाल बोस ने। अब देखिए हमारा जो संविधान है बनकर के तैयार हो गया, लिख करके भी तैयार हो गया, उस पर सजावट भी हो गई। अब इसको प्रकाशित भी होना है। क्या करना है? इसको प्रकाशित भी करना है। यानी कि हमें संविधान को प्रकाश में लाना है, लोगों को पढ़ करके बताना है कि यह हमारा संविधान क्या है। तो इसे कहां पर प्रकाशित किया गया था? देहरादून में। कहां पर प्रकाशित किया गया था दोस्तों? देहरादून में प्रकाशित किया गया। अब हमारा जो संविधान की मूल प्रति है वो कहां पर रखी गई है? हमारी संविधान की मूल प्रति है वो संसद भवन के, कहां पर रखी गई है? संसद भवन में रखी गई है। संसद भवन में हीलियम गैस का, किसका? हीलियम गैस का एक चैम्बर बनाया गया है। उस चैम्बर में यह संविधान की मूल प्रति रखी गई है। तो दोस्तों हमने देखा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किस प्रकार किया। अब यहां से आगे हम संविधान के एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे। यहां से आगे हम संविधान के एक एक अनुच्छेद को पढ़ेंगे और हमारे संविधान में क्या गठित हुआ, कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, नियम किस प्रकार होंगे, कौन से नियम कहां लागू होंगे, ये सभी आपको आगे की वीडियो हम बताते रहेंगे। दोस्तों हम यहां पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार संविधान की
जो भी अध्याय आएंगे आपको बिल्कुल अक्षर